सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी बडी। तो यार आज का हम लोग का चैप्टर है ना, दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 10th। समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा एंड बहुत ही ईजिली पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हम लोग इस चैप्टर को पार्ट्स में कवर करेंगे एंड मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि बायोलॉजी का सबसे ईजिएस्ट चैप्टर जो है वो यही है, लाइफ प्रोसेसेस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट टू द पार्ट 1, लाइफ प्रोसेसेस। देखो यार वील गो फॉर द चैप्टर, लेकिन पहले जो चैप्टर का नेम है उसको तो समझ लें। उसका नेम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको तो समझो ना पहले। देखो लाइफ प्रोसेसेस, अगर हम लोग डेफिनेशन के लिए जाएं तो ऑल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लोग जिंदा प्राणी हैं, उनके शरीर के अंगों में या बॉडी पार्ट्स में जितने भी टाइप के कांड हो रहे हैं और उन कांडों की वजह से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं या उनके सर्वाइव करने के लिए वो कांड होने ज़रूरी हैं, सो दीज कांड आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे समझिए, बहुत ही ईजी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोगों को अपने क्लास 10th में बेसिकली जो 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं, पहले उनका शॉर्ट इंट्रो ले लें। न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन, खाने को इधर उधर पहुंचाना, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, CO2 का होगा, O2 का होगा, ह्यूमन बॉडी में होगा, अदर लिविंग बींग्स में भी होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कर देना, जो सुबह सुबह जाते हैं हम लोग संडास की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब रेस्पिरेशन, जो खाना खाया उससे एनर्जी निकालना है, उससे अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, जो खाना खाया उससे। ये 4 हो गए हम लोगों को। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है। नाउ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पहले यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड देन वील प्रोसीड फॉर हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में मेनली हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स के बारे में एंड हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग को मेनली पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब पहले इफ यू गो फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब प्लांट्स, देखो प्लांट्स क्या करते हैं। छोटे थे हम लोग ना, तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितनी ईजी थी ना, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों का भी बड़ा हो गया है, क्लास बड़ा हो गया है, तो अब जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी बड़ी, ये थोड़ी एक मतलब बढ़िया तरीके से है, मतलब एक थोड़ी ज़्यादा वर्ड्स की है। सो इस बार की हम लोग की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स convert simple inorganic compounds like CO2 and H2O into complex organic compounds like C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। बहुत ईजी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा एंड नीचे में वो भी लिख दीजिएगा एक स्टेटमेंट टाइम में, केमिकल इक्वेशन टाइम में, that CO2 plus H2O gives out C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll। ये हो गया। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन उसके जो मेन स्टेप्स हैं वो किस टाइप के आएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो जो हम लोग का फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन स्टेप होगा ना, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। यार एक नोट कर लो, नोट कर लो ब्रैकेट में बंद करके, दैट क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और वही मदद करता है ग्रीन प्लांट्स की सनलाइट को ट्रैप करने में। ये हो गया, और यही हम लोग का फर्स्ट पॉइंट भी है, द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या होगा? सन से तो यार हीट एनर्जी ट्रैप हुई ना। अब सन क्या देता है? हीट एनर्जी। तो दैट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो हीट एनर्जी प्लांट्स ने अब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल से, एंड आफ्टर दैट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 हम लोग का होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस यानी यहाँ पे लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, मीन्स पानी का ब्रेकडाउन, यानी H2O का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे H2 एंड O2 में, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट बहुत ही कॉमन है, रिडक्शन ऑफ CO2, यानी CO2 की मात्रा को कम कर देना। देखो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं वो तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 4 स्टेप्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इलेबोरेट कर दीजिएगा, और अगर एग्जाम में आता है 5 नंबर में, 3 नंबर में, कितने भी नंबर में आता है, तो एक सुंदर सा पेड़ का डायग्राम बना के
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को मेंशन करके, केमिकल इक्वेशन जो बताई वो लिख के, उसके बाद ये 4 स्टेप्स को भी थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दीजिएगा। 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, जितने भी नंबर का होगा आपके उतने नंबर पक्के आपके लिए रखे हैं, उतने नंबर। और कितनी जल्दी हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश भी कर लिया। यही था ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें केमोसिंथेसिस भी है लेकिन उसको ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है यहाँ पे। मेनली हम लोगों को और बेसिकली भी हम लोगों को फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना था। तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, वी हैव फिनिश्ड। एंड नाउ लेट्स गो फॉर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मेंबर्स वो लोग होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड हो। लाइक ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग खाने के लिए पेड़ पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, वेजिटेरियन वाले पेड़ पे डिपेंडेंट है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट प्लांट्स पे ही हैं, क्योंकि एनिमल्स भी तो प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स अदर एनिमल्स खाते हैं। अब जो एनिमल्स अदर एनिमल्स खाते हैं वो एनिमल्स भी तो अपना फूड प्लांट से डिराइव करते हैं ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली को हम लोग मेनली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। तो अब यार हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं अपना ह्यूमन डाइजेशन। बहुत ईजी जाएगा, मज़ा आएगा। हम लोग के अंदर के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फिर से एक नोट लिख लो, नोट करके जो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है दैट मेंशन 3 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यार देखो, जब हम लोग न्यूट्रिशन करते मतलब खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं, तो हम लोग का फूड जो है वो कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो डायरेक्ट तो हम लोग के पास अदर बॉडी पार्ट्स के पास जाएंगे नहीं या ब्लड के पास जाएंगे नहीं, तो ज़रूरी होता है उनका ब्रेक डाउन करना, यानी उन न्यूट्रिएंट्स को एक छोटे फॉर्म में लाना, या कहो तो उनका ब्रेक डाउन करना। अब उनका ब्रेक डाउन कैसे होता है वही तो हम लोग को पढ़ना है डाइजेशन में। सो डाइजेशन हम लोगों के मुंह से स्टार्ट हो जाता है। छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। तो ये टीथ सबसे पहला काम इन्हीं का होता है। हम लोग खाना खाते हैं, जो टीथ है ना, इसको एक मतलब मैकेनिकल इसका ब्रेक डाउन करते हैं, इसको इस टाइप से सेट करते हैं उस फूड को काट के या छोटा करके या ग्राइंड करके या मिक्स करके, कि उसको हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया अपने टीथ का, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। उसके बाद फिर से एरो बना के लिखते रहना। माउथ कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स, salivary glands contain saliva and saliva contains an enzymes called salivary amylase। फिर से समझो, mouth contains salivary glands secrete saliva and saliva contains an enzyme called salivary amylase, जो मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में फिनिश हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? मुंह में फिनिश हो गया, खाना आगे बढ़ेगा, पेट में जाएगा। तो पेट में कैसे जाएगा यार? बॉडी नॉर्मल नहीं है, बॉडी सो कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन बॉडी। तो वो खाना नॉर्मली नहीं जाएगा, वो खाना एक प्रोसेस से जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो फिर से स्टेटमेंट देखिए, फूड रीचेस टू स्टमक थ्रू ओसोफेगस यानी फूड पाइप बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस प्रोसेस एक रिदमिक मूवमेंट है इस टाइप में, जो फूड को नीचे की तरफ पुश करता रहता है। प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। अब फूड स्टमक में पहुंच गया। लेकिन यार देखो ना, हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों के अलग अलग टाइप के ड्रामे होते हैं कि ये करो तो मैं ये करूँगा, वैसे करो तो मैं ऐसे करूँगा। तो उसी तरीके से यार हम लोग का स्टमक का भी एक ड्रामा है। वो कहता है कि मैं खाने को तभी डाइजेस्ट करूँगा या उसको तभी डाइजेशन प्रॉपरली करूँगा जब वो एसिडिक हो। अब यार एसिडिक कैसे करें, उसकी बात भी एक ग्लैंड ने सुनी। तो स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। 3 गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। नेम 3 गैस्ट्रिक जूसेस। सी HCl, पेप्सिस एंड म्यूकस। हाँ सही सुना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डेंजरस होता है, आई नो। बॉडी के बाहर जब इतना नुकसान कर सकता है तो बॉडी के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, जिसने भी बनाई है बहुत अच्छे से बनाई है। देखो होता क्या है, बेसिकली फूड रीच करता है तो स्टमक के डिज़ायर के अनुसार HCl है ना, वो हम लोग के फूड को एसिडिक बना देता है। जो फूड हम लोग का आया ओसोफेगस से उसको HCl एसिडिक बना देता है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का काम है उसमें से फूड में से प्रोटीन को चेंज कर देना अमीनो एसिड में, यानी प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया। उसके बाद मेन काम तो म्यूकस का है यार। म्यूकस क्या करता है? वो स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट हुआ है ना उससे प्रोटेक्ट करता है। यानी म्यूकस का भी इंपॉर्टेंट काम है यार, वही तो प्रोटेक्ट करता है। वो नहीं होगा तो मामला बिगड़ जाएगा फिर। अब इतना हो गया,
फिर फूड को पास कर दिया जाता है इंटेस्टाइन में। एक नोट और लिख लीजिए, इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी यहाँ पर डाइजेशन कहो तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है या पूरी तरीके से एकदम फिनिश हो जाता है डाइजेशन। तो फूड इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन का भी एक ड्रामा है कि मैं फूड तभी डाइजेस्ट करूँगा जब फूड अल्कलाइन होगा या कहो तो बेसिक होगा। अब इसके लिए लीवर ने मोर्चा संभाला, लीवर आ गया है। लीवर भैया ने कहा ठीक है मैं गैस्ट्रिक जूसेस मैं जूसेस सिक्रीट करूँगा, मैं एंजाइम सिक्रीट करूँगा। लीवर ने कहा, लीवर ने सिक्रीट किए 2 जूसेस, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस जो इंटेस्टाइन में खाना गया है ना उसको अल्कलाइन बना देता है या कहो तो उसको बेसिक बना देता है। ठीक है भाई, बेसिक बना दिया। उसके बाद बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है? बाइल सॉल्ट का ये काम होता है जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स है ना उनको वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिसको ईजिली डाइजेस्ट कर लिया जाए। ये उसका काम हो गया अपने बाइल सॉल्ट का। अब जब वो इस प्रोसेस को भी कुछ कहते हैं, जब बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय बाइल सॉल्ट, उस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये हो गया। अब यार लीवर आगे आया तो पैनक्रियाज ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ सिक्रीट करेंगे। उन्होंने ट्रिप्सिन और लिपेज सिक्रीट कर दिया। अब यार देखो ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन कुछ पति पत्नी टाइप के नहीं लग रहे हैं, दोनों का सरनेम सेम है, दोनों की शादी हो चुकी है, दे आर हस्बैंड वाइफ, तो दोनों का काम भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन सिक्रीट हुआ है उसका भी काम पेप्सिन की तरह है, मीन्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वो वहाँ पे भी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। अब प्रोटीन का जो वहाँ से बचा कुचा प्रोटीन था उसका डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब लिपेज क्या करता है? लिपेज जो बाइल सॉल्ट ने स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया है ना, फैट को, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल सॉल्ट ने कन्वर्ट किया है, लेकिन उसको डाइजेस्ट कौन करता है? उसको डाइजेस्ट करता है लिपेज। लिपेज उसको वहीं पे कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लिसरॉल। बाइल सॉल्ट लिपेज जो है वो हम लोग के फैट ग्लोब्यूल्स का डाइजेशन वहीं पे कंप्लीट करता है, वो उसको चेंज कर देता है इनटू ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इन द इनर लाइन्स ऑफ इंटेस्टाइन एक नोट है इसको भी याद कर लीजिए। इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक विलीज आर प्रेजेंट। अब विलीज क्या होती हैं? विलीज कहो तो न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है खाना तो डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स उसके एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन उसको खून तक भी तो पहुंचाना है, ब्लड तक भी पहुंचाना है ना, तभी तो वो अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो इसके लिए विलीज प्रेजेंट होती हैं, वो मोर्चा संभालती हैं, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा करती हैं, फिर ब्लड अपना आगे कैरी ऑन करता रहता है। तो यहाँ काम है विलीज का। उसके बाद फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे भी विलीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन विलीज का काम थोड़ा अलग होता है। वो विलीज हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये भी एक नोट हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन की विलीज क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो जो फूड हम लोग का डाइजेस्ट होकर आया है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है, यानी जो वाटर एक्स्ट्रा बचा है, उसको अब्जॉर्ब करती हैं हम लोग की लार्ज इंटेस्टाइन की विलीज। अब लार्ज इंटेस्टाइन से इधर खाना जाता है एंड देन आफ्टर दैट ऑलमोस्ट वो एक सेमी सॉलिड वेस्ट बन चुका होता है। तो वो हम लोग की बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग उस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं थ्रू एनस। ठीक है, अब इस तरफ तो लार्ज इंटेस्टाइन के एनस होता है, इस तरफ भी कुछ होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। ये क्या होता है? पढ़ेंगे, पढ़ा है, पहले लोगों के होता था। क्या मतलब? नहीं समझे, अब समझेंगे। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन बोले तो जिसका अब कोई उपयोग नहीं है या अब कोई काम नहीं है। तो काम था, बिल्कुल था। कब था? बताते हैं कब था। उसका काम था हम लोगों के पूर्वज के टाइम, क्योंकि वो लोग कच्चा मांस खा लेते थे, घास फूस खा लेते थे। तो ये जो हम लोगों के लीवर एंड पैनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इन लोगों के बस का नहीं था उसको डाइजेस्ट करना, इन लोगों की क्षमता के बाहर था। तब उस टाइम पे अपेंडिक्स ने मोर्चा संभाला। अपेंडिक्स ऐसे ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता था ना जो इन लोगों को इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग घास फूस खा लें या कच्चा मांस खा लें तो क्या इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो चेंज आया है ना इस पीरियड में, अपेंडिक्स का जो चेंज आया है ना, ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड में आया है, यानी बहुत ही टाइम हो चुका है इसको। तो अब ये काम नहीं करेगा, यानी अब ये जूसेस सिक्रीट नहीं करेगा, इसीलिए तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। एंड प्लीज साइंटिस्ट या मिस्त्री बनने की कोशिश मत करिएगा। कच्चा मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी जो प्यार से बना के दे रही है उसको खाओ। घास फूस खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन कच्ची घास फूस। तो वरना देखो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है अगर हो गया तो, एंड इसको फिर कट करके बॉडी से निकालना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा कहो तो पेनफुल होता है ये। तो प्लीज़ किसी भी टाइप की साइंटिस्ट गिरी घर पे मत करिएगा। कच्चा मांस खाने की ज़रूरत नहीं है एंड नहीं घास फूस खाने की ज़रूरत है आपको। यार एक चीज़ देखी, हम लोग का इतनी देर में पूरा डाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन का कंप्लीट हो गया है। गो फॉर द स्टेटमेंट्स,
फ्रेम योर ओन आंसर। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का आंसर आ गया। हम लोग को हर जो डाइजेस्टिव के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का फंक्शनिंग पता चल गई। क्या फंक्शनिंग है? माउथ की ब्रेक डाउन, सलाइवा की एंजाइम सीक्रेट करना, एंड सो ऑन, ऑसोफेगस, पेरिस्टालिसिस, स्टमक, किडनी, लीवर, स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, इन सब की फंक्शनिंग कितनी ईजिली हो गई। पूरा हम लोगों का न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन है ना, जो इसका पहला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वी हैव स्टडीड अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड रेस्ट विल कवर इन अ पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, एंड दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड. Thanks for watching. Goodbye.